नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल बीजेपी के गढ़ बुंदेलखंड में रथ यात्रा शुरू की। ये रथ यात्रा 3 दिनों में बुंदेलखंड के 4 जिलों से गुजरेगी। बुंदेलखंड में विधानसभा की 19 और लोकसभा की 4 सीटें हैं। ये सारी सीटें बीजेपी के पास है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। बुंदेलखंड में अखिलेश का रथ निकला तो उसके पीछे एक हुजूम उमड़ा। बीजेपी के गढ़ में यह सफर 3 दिन चलेगा। बुंदेलखंड में अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी, खाद की किल्लत, पानी का मसला, छुट्टा जानवरों की दिक्कतों पे सरकार पे हमला बोला। अखिलेश ने सरकार बनने पे मुफ्त सिंचाई कराने और 1500 रुपए महीना समाजवादी पेंशन देने का वादा किया। तो चाहे हमें सरकारी बजट से ज्यादा मदद करनी पड़े, चाहे हमें समाजवादी पेंशन से अच्छी कोई योजना चलानी पड़े, अपनी माताओं बहनों को, उन परिवारों को सम्मान देने के लिए पहले 500 रुपए देते थे, इस बार अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो उन परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बुंदेलखंड यूपी और एमपी दोनों राज्यों में आता है। बुंदेलखंड के यूपी वाले हिस्से पर बीजेपी का कब्जा है। बुंदेलखंड में 7 जिले हैं। इनकी सारी 19 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। चित्रकूट में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी के पास। बांदा में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी के पास। झांसी में 4 सीटें हैं, चारों बीजेपी के पास। जालौन में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी के पास। हमीरपुर में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के पास। महोबा में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के पास। ललितपुर में भी 2 सीटें हैं और दोनों बीजेपी के पास। यहां लोकसभा की 4 सीटें हैं, सभी 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि जनता से सारी सीटें पाकर भी बीजेपी सरकार ने बुंदेलखंड की हालत सुधारने को कुछ नहीं किया। बुंदेलखंड में पूरी भाजपा है, विधायक सब उनके हैं, लोकसभा भी उनके सभी सांसद हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। बताओ हमारे बुंदेलखंड के और बांदा के लोगों, इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? बुंदेलखंड विकास के इंडिकेटर में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ गुर्बत ऐसी है कि एक आम आदमी की औसत आमदनी करीब 51 रुपए रोजाना है। यहाँ 68% आबादी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की है। अखिलेश यहाँ योगी सरकार या योग्य सरकार का नारा दे रहे हैं। और अभी तो सुनने में आया है वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते, और अगर स्मार्टफोन और लैपटॉप चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अभी तक सरकार ने दे दी होती यार। इसलिए कहना चाहते हैं आपसे कि आपको योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? योगी सरकार चाहिए कि योगी सरकार चाहिए? बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ वो जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन उनकी रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ से पार्टी को उम्मीद है कि यहाँ बदलाव होगा। महोबा और बांदा में सलाउद्दीन और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और यूपी विधानसभा क्योंकि बहुत ही नजदीक है, तमाम पार्टियां पूरी ताकत यहां पर झोंक रही हैं। आज राज्य में प्रियंका गांधी, अमित शाह से लेकर अखिलेश यादव होंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में होंगे, जहां वो मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। मुरादाबाद में होंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जहां वो प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। और तीसरी तरफ होंगे अखिलेश यादव, जो कि ललितपुर में होंगे। वहां पर वो विजय रथ प्रोग्राम, जो कि समाजवादी पार्टी का है, उसका हिस्सा होंगे। और अब बात उत्तराखंड की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार को झुकना पड़ा है। तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देख बोर्ड को भंग किया गया। तीर्थ पुरोहितों को डर था कि इस बोर्ड के बनने से मंदिरों के फैसलों में सरकार का दखल हो जाएगा। 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोर्ड का गठन किया था। आइए देखते पूरी रिपोर्ट।
महीना भर पहले 1 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर गए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीखा विरोध। इसके चलते उन्हें केदारनाथ से बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा था। बीजेपी को इससे अंदाजा हो गया था कि 2 साल पहले बने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज की नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। इसे देखते हुए 5 नवंबर को प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर 30 नवंबर तक फैसले का आश्वासन दिया था। 30 नवंबर को धामी सरकार ने एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला कर लिया। हमने अधिनियम वापस ले लिया है, तो इसलिए हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे पहले की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जारी रहेंगी और आगे निकट भविष्य में हम कोई भी ऐसा अगर इस प्रकार की और व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए कोई काम करते हैं तो हम सभी के सहयोग से उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं तीर्थ समाज, हमारे पंडा समाज, हमारे हक हकूकधारी रावल, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और जिन्होंने भी अब इस समय में जो आंदोलन किए हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वो सभी अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। मैं आप सबके माध्यम से उन सबसे अनुरोध भी करता हूं। दरअसल ये मुद्दा चुनावों से पहले जोर पकड़ चुका था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुके थे कि अगर वो सत्ता में आए तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे। लेकिन सरकार अपने अहंकार में थी और उन्होंने 2 साल तक बिल्कुल अनसुनी की और जब उनको लगा कि इससे जनमत बहुत खिलाफ हो रहा है और उनको हार स्पष्ट दिखाई देने लगी, तो उन्होंने इस सोच करके कि शायद इससे कुछ उनको राहत मिल जाए, ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला लिया है। लेकिन बीजेपी ये नहीं मानती कि उसने चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया है। कि मैं जब आया था तब कोई चुनाव नहीं था और मैंने आते ही ये कहा कि इस पे हम पुनर्विचार करेंगे, उनके हक हकूकों पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, शंकराचार्य जी की जो व्यवस्था बनी आ रही उसको यथावत रखेंगे और जो 51 उनको उससे मुक्त करने का काम हम करेंगे। वो प्रक्रिया मैंने शुरू की थी और उस प्रक्रिया के तहत शुरू होते हुए ही स्वाभाविक कि आज वो पहल पूरी हुई है और उसमें समिति बनी है। तो कैसे कह दें कि हम चुनाव की देरी से, वो तो हमने तभी कह दिया था, हम तभी उस पहल को आगे बढ़ा रहे थे। दरअसल तीर्थ पुरोहितों को डर था कि इस बोर्ड के बनने से 4 धामों और बाकी 39 मंदिरों में उनके पारंपरिक हक हुकूक छीन जाएंगे और सरकार को इन तीर्थ स्थानों से जुड़े सभी फैसलों में पूरा दखल हो जाएगा। तीर्थ पुरोहित शंकराचार्य के दौर से चली आ रही परंपरा को ही बनाए रखने के पक्ष में थे। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे से पहले धामी सरकार ने इस फैसले से पंडा समाज के विरोधों को थामने की कोशिश की है। अब राज्य विधानसभा में एक विधेयक लाकर इस फैसले को विधिवत वापस लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं किसानों की परेशानी की। बम्पर फसल के बाद भी तेलंगाना के धान के किसान परेशान है क्योंकि धान खरीद केंद्रों पर फसल बेचने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। खुले में रखी उनकी फसल भी बारिश में खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच पिस रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों से धनलक्ष्मी और उनके पति राजू तेलंगाना के भोंगीर जिले की खरीद केंद्र के बाहर अपनी धान की फसल बेचने का इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार अब भी जारी है। 15 एकड़ जमीन पर मैंने 3,70,000 रुपए खर्च किए हैं। मैं यहाँ धान लेकर आई हूँ। जब बारिश होती है तो फसल अंकुरित हो जाती है। इसके बाद हमें फिर से सुखाना पड़ता है। ये फिर से भीग जाता है, लेकिन ये बिक नहीं रहा है। हमें यहाँ आए 1 महीना 15 दिन हो चुके हैं। वो फसल नहीं खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि धान में नमी है, जब बारिश हो रही है तो हम कैसे सुखाएं? मलिया का कहना है कि धान और उनकी पूरी मेहनत को बचाने के लिए सिर्फ एक प्लास्टिक शीट का ही सहारा है। वो हर दिन 2,000 रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता है कि अच्छी फसल के बावजूद कहीं कर्ज के बोझ में न डूब जाएं। अब इससे कोई उम्मीद नहीं रह गई है। उम्मीद है कि जितनी लागत है बस वो निकल जाए, कोई कर्ज ना लेना पड़े। यही स्थिति है। खरीद केंद्र के अधिकारी धान को मंजूरी तभी देते हैं जब उसमें नमी की मात्रा इस मीटर में 17 से कम होती है।
लेकिन तेलंगाना में लगातार बारिश हो रही है और जब नमी होती है तो वो अंकुरित हो जाता है, रंग बदल जाता है और कोई खरीदार नहीं मिलता। वो किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मैं करीब 3 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, सितंबर से लेकर नवंबर तक। इतने दिनों तक धान कैसे ठीक रहेगा? बारिश होती है, फसल खराब हो जाती है, हम बारिश से बचाते हैं, उसे सुखाते हैं और ये फिर से भीग जाता है, हमें फिर से सुखाना पड़ता है। एक किसान कितने समय तक ये सब झेल सकता है? अगर वो मंडी लाते ही कम कीमत पर भी खरीद लें तो ठीक रहेगा। तेलंगाना सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन की खरीद की बात कही थी, जबकि खरीफ की फसल ही 90 लाख मीट्रिक टन है। केंद्र सरकार ने पिछली रबी फसल के भी 5 लाख टन अभी तक नहीं खरीदे हैं। तेलंगाना के गांव-गांव में यही परिस्थिति है। हर जगह धान किसान ला रहे हैं, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। किसानों का कहना है कि राज्य और केंद्र की राजनीतिक लड़ाइयों के बीच उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रही है। भोंगीर से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के छर्रा इलाके के चौधरी निहाल सिंह इंटर कॉलेज में कल एक तेंदुआ घुसने के बाद यहां पर काफी हड़कंप मच गया। तेंदुए के हमले में एक छात्र घायल भी हो गया है। तुरंत ही इसकी सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पहुंचे स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को कैद कर लिया। ये आप देखिए छात्र किस तरह से यहां पर घायल हो गया। तेंदुए ने जब हमला बोला, इस तेंदुए को जंगल में आखिरकार पकड़कर फिर छोड़ दिया गया।